हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। लीजिए एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के आप सभी के लिए एक और बुक समरी जो कि ऑथर स्टीफ़न कोवी ने लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं आज ऑथर स्टीफ़न कोवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल से। एक हाईली इफ़ेक्टिव आदमी कौन होता है? एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हों। किसी से ये उम्मीद रखना कि वो बदले, उससे पहले आपको खुद ही बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों सालों तक चलाता है। एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। जो भी आपकी जॉब हो, आप इस वीडियो से जान सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप और भी बेहतर कैसे बनाएं, आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप एक बॉस हैं तो इस वीडियो में आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जिससे आप और भी अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो लोग भी आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहेंगे। इसीलिए द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में मिलेंगी कि दोस्त कैसे बनाया जाए या लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, मगर 7 हैबिट्स आपको सबसे पहले एक इफ़ेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस कराती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफ़ेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्द ही पता लग जाएगा कि आपके हर काम के पीछे कोई मतलब है, कोई मोटिव है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें, आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना होगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं हैबिट नंबर 1 से। प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रेंकल कहते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियन दे या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे अफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनके अंदर होती है। जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं, उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यूज़ का पता चलता है कि वो दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से इफ़ेक्टेड ना हो, फिर चाहे मौसम ख़राब हो या ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त या गरीबी आए, मगर वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालात में भी बगैर कोई कंप्लेन किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार लेखक स्टीफन कोवी जब एक लेक्चर दे रहे थे, तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी कि तभी उनकी नज़र लोगों पर पड़ी जो उसे घूर घूर कर देख रहे थे। लोगों को ऐसा घूरते देख वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर ख़त्म करने के बाद स्टीफन कोवी उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स है और एक बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही है। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत ही करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू तक नहीं बोला था। इन सब बातों की वजह से वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन कोवी के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिव ही था। कोवी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहें तब तक कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। ये लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उनके हाथ में होता है। उसने कोवी को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है। लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता।
एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपकी लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शंस आपकी वैल्यूज़, आपके पर्पस से मैच होने चाहिए। आपको अपना फाइनल गोल, आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ताकि आपका हर स्टेप उसी तरफ जाए। हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमें आए दिन किसी न किसी चीज़ों के लिए कंसर्न होना पड़ता है और लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना तक भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा उन्हें प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन शो कराएं कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों से, आपके एक्शंस में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल्स जिन पर आपको यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो आप एक इनइफेक्टिव इंसान बन रहे हैं। लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग मांगती है और इसी तरह एंड को माइंड में रखकर चलने से शुरुआत करें। ये सोचें कि आपको सबसे पहले क्या करना है और ये श्योर कर लें कि वो आपके वैल्यूज़ के साथ फिट हो सके। क्या आप सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं या फिर आप रेस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यूज़ करते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। अपने वैल्यूज़ पर पूरा यकीन रखें ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए आप उन्हें वैल्यूज़ के हिसाब से उन चैलेंजेस को फेस कर सकें। हैबिट 3, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। सबसे पहले ज़रूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज़ हमें सारी लिविंग थिंग्स से सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। कुछ लोग प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे। कुछ लोग टू डे लिस्ट और बोर्ड्स बनाते हैं ताकि उन्हें ज़रूरी काम याद रहे। लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम अपने बेहद ज़रूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। जब आपकी प्रायोरिटीज़ पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को दिल दिमाग में बैठाया ही नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्यों है, क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सोचिए ज़रा इसके बारे में, ये आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। इस बात का मतलब है कि अपने प्रायोरिटीज़ को पहले नंबर पे रखें। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। अगर आपके पास करने के लिए ढेर सारा काम हो तो उन टास्क को ना बोल दिया जाए जो आपकी प्रायोरिटीज़ का हिस्सा नहीं है। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीज़ों को ना कहना आसान रहेगा और आप अपनी ज़रूरी कामों को आसानी से टाइम पर पूरा भी कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास विल पावर हो जिससे आप ज़रूरी कामों को सबसे पहले निपटा सकें। अब हैबिट 4, थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी आपका अपनी फैमिली और कलीग्स के साथ कोई इशू होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो। विन विन बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। इमेजिन करो कि आपका अपने कलीग से डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी चाहिए।
उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें जो आप दोनों के लिए सही हो, लेकिन अपने कलीग्स को खुद पर हावी ना होने दें और ना ही आप उस पर हावी हो। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिसमें दोनों की ही जीत हो। इस तरह से आपके और आपके कलीग में कोऑपरेशन बना रहेगा, जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ compete करने से ये कहीं ज़्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करें कि आप एक बॉस हैं और अपने किसी एम्प्लॉय से आपका डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ही बात ऊपर रहेगी, क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से आपके सामने चुप ही रहेगा। एक बॉस होने के नाते आप बेशक आर्गुमेंट में जीत जाएंगे, मगर लॉन्ग रन में देखें तो ये आपकी ही हार होगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉय को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेंगे मगर मन मार के, तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही हुआ। कॉम्प्रोमाइज़ करना हमेशा अच्छा होता है, फिर भले ही आप बॉस क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें। अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने में ही आपका फ़ायदा है। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते रहेंगे तो आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। साथ ही आपको बार बार लोगों को हायर करके उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही अप्लाई नहीं होता, ये हर तरह की रिलेशनशिप में एप्लीकेबल है। जब भी आपके अपने पार्टनर, आपके बच्चे, दोस्त या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचें। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके हर रिलेशन में और भी ज़्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। अब हैबिट 5, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझेंगे। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी? और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी भी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। अच्छे कम्युनिकेशन का ये सही तरीका है। हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन में हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रख कर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझा भी पाएंगे कि वो इंसान असल में कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तभी जाकर उस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे पाएंगे। हम यही कहते रहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या मेरी बात मान के देखो, लेकिन हम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि वो आदमी वाकई में कैसा फील कर रहा है। और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करेगा और ना ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम को लेकर आएगा। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शंस के पीछे कोई मोटिव नहीं बल्कि बस हेल्प करने की इच्छा है। वो फिर से आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे। अब हैबिट 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब हम आदमी दूसरों की मदद करते हैं तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम मेंबर के साथ मिल के काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या कालामिटी जैसे आग, टाइफून या अर्थक्वेक होता है तो लोग सिनर्जाइज होते हैं, यानी साथ मिलकर काम करते हैं। वो मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन लोगों के अंदर कोऑपरेट करने की फीलिंग ले आती है और सब तुरंत मिलजुल कर सर्वाइव करने के लिए करते हैं। सिनर्जी का मतलब कोऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना है और कंबाइंड एफर्ट्स भी हैं। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज़ नहीं होती। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते
उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हर चीज़ का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ थिंकिंग होती है। हम इस दुनिया को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से ये दुनिया देखते हैं। हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया लिमिटेड होता है, इसीलिए हमारी सोच भी कहीं हद तक लिमिटेड हो जाती है। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और दूसरों के विचारों की कदर करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप ही सही हैं और दूसरा बंदा गलत है। उस इंसान के नज़रिए से भी समझने की कोशिश करें। इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और कोई नुकसान भी नहीं होगा। बहसबाजी करने से बेहतर और भी कई अल्टरनेट हैं। जब आप दूसरों के व्यूज़ की रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप कोऑपरेट करके मिलकर काम करने से कई सारी नई और अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अब लास्ट हैबिट नंबर 7, शार्पन द सो। शार्पन द सो से हमारा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एसेट्स को शार्प करते रहें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहें। आपका सबसे बड़ा एसेट्स आप खुद हैं। आपको रेगुलरली खुद को रिन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एरिया को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली भी। आप रेगुलर एक्सरसाइज से खुद को रिन्यू रख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं या फिर महंगे इक्विपमेंट ही खरीदें। आप घर पे ही सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर रैपिड वॉक ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो स्लो तरीके से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी बॉडी इम्प्रूव हो रही है। इसी तरह आपको अपनी स्पिरिट को भी रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कई बार होता है जब आप खुद को पूरी तरह थका हुआ पाते हैं। रोज़मर्रा के चैलेंजेस से हम बेहद थक जाते हैं, तो हमें खुद को इंस्पायर रखने की बेहद ज़रूरत होती है। और आप प्रेइंग, म्यूज़िक, बुक रीडिंग करके या फिर नेचर के साथ जुड़कर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आपकी स्पिरिट किस तरीके से अच्छा फील करेगी। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप खुद को टाइम दे सके और अपने बारे में सोच सके। हम जब यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल ख़त्म होने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने का टाइम निकाल पाते हो या कुछ नया सीखते हो। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। हम इसके बाद भी खुद को एजुकेट करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। अपने डेली रूटीन के कामों से हटकर कुछ अलग चीज़ें ट्राई करें। खुद को चैलेंज करें कि आप कम से कम हर महीने एक बुक पूरी पढ़ सकें। और जो लोग बहुत बिजी रहते हैं उन लोगों के लिए हम लोग बुक पढ़कर सुना सकते हैं। हमारे सोशल और इमोशनल एरिया एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे इमोशंस लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से ही पैदा होते हैं। हर दिन हमें दूसरों के साथ अपने रिलेशन इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। अगर आप एक काइंड नेचर पर्सन हैं तो यकीन मानिए आप एक लंबी खुशहाल लाइफ जिएंगे। अब इमेजिन करें जैसे आप एक जंगल में वॉक पर गए हैं। आपको एक आदमी नज़र आता है जो एक छोटे से पेड़ को काट रहा है। आप देखते हैं कि वो आदमी काफ़ी थक गया है, तो आप उससे पूछते हैं कि वो कितनी देर से ऐसा काम कर रहा है। वो आदमी कहता है 5 घंटे हो गए और अब मैं थक कर चूर हो गया हूँ। ये बड़ी मेहनत वाला काम है। तो आप उस आदमी को सलाह देंगे कि उसे कुछ मिनटों का ब्रेक लेना चाहिए। हो सकता है उसे अपना हथियार यानी आरी को शार्प करने की ज़रूरत हो। और आप उसे ये भी कहते हैं कि मुझे यकीन है इससे आपका काम तेज़ी से होगा। अगर वो आदमी मना कर देता है, वो कहता है कि वो इतना बिजी है कि उसके पास अपना हथियार यानी आरी शार्प करने का समय ही नहीं है। अब किसी भी चीज़ को इफ़ेक्टिवली कट करने के लिए सो यानी आरी को तेज़ करने की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरह खुद को और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें भी अपने एसेट्स को शार्प करना होगा। आपको टाइम निकालकर खुद को रिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टूल आपकी लाइफ में ज़रूरी है वो तो आपके पास ही है, बस बीच बीच में उसे शार्प करने की ज़रूरत पड़ती है। और आपके एसेट्स हैं आपकी बॉडी, माइंड और सोल, और इन्हें शार्प करना कभी ना भूलें। तो आइए अब इस बुक समरी के कंक्लूज़न पे आते हैं।
आपने हाईली इफ़ेक्टिव लोगों की 7 हैबिट्स सीखी। हैबिट नंबर 1 है प्रोएक्टिव बने। हैबिट नंबर 2 है एंड को ध्यान में रखकर किसी भी काम की शुरुआत करें। हैबिट नंबर 3 है सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों को प्रायोरिटी दें। हैबिट नंबर 4 है विन विन सिचुएशन सोचें। हैबिट नंबर 5 है कि अपनी बात समझाने के बजाय पहले दूसरों की बात को समझने की कोशिश करें। हैबिट नंबर 6 है सिनर्जाइज। और लास्ट में हैबिट नंबर 7 है अपने एसेट्स शार्प करें। हैबिट नंबर 1, 2 एंड 3 आपको आपका कैरेक्टर इम्प्रूव करने में मदद करेगी। हैबिट नंबर 4, 5 एंड 6 दूसरों के साथ आपके रिलेशन इम्प्रूव करेगी। और लास्ट में हैबिट नंबर 7 से आप अपनी अच्छी क्वालिटी लाइफ टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं। अब जो भी आपने सीखा उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना सीखें। जब कभी भी आप किसी बुरी सिचुएशन में होते हैं तो प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें। जब भी आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो विन विन सिचुएशन चुनें। और जब आप कोई चीज़ बार बार करेंगे तभी वो आपकी हैबिट बन पाएगी। जैसे कि एरिस्टो ने कहा है, हम वही बनते हैं जो हम बार बार लगातार करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। इफ़ यू like the video, do like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Thanks for watching.